कुछ भी नहीं, मैं बस कुछ अनौपचारिक बातें आपसे साझा करूँगी। प्रमुख वक्ता विद्या जी हैं, हमारे बहुत ही प्रसिद्ध कवि आलोचक और कृष्णा जी की सोहबत में कृष्णा जी के साथ जिनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है, तो प्रमुख व्याख्यान उन्हीं का होगा और मैं जानती हूँ कि आप सब उससे और समृद्ध ही होंगे। मैं सिर्फ कुछ बिखरे हुए विचार आपके साथ साझा करूँगी और वो भी मैं बताना नहीं चाहती हूँ आपको। मैं एक तरह से बस यहाँ रख देना चाहती हूँ कि आप उस पर मनन करें, सोचें कि ये इस लायक हैं कि नहीं, इन बातों से कौन सी बातें खुलती हैं कृष्णा जी को लेकर। बल्कि मुझे लगता है कि असली शुरुआत यही हो सकती है कृष्णा जी के साथ कि वो कोई चीज़ बस मुकम्मल तरह से आपसे कह नहीं देना चाहती हैं। वो उन कथाकारों में से है जो आपके आगे चीज़ें ऐसे रखते हैं कि वो अभी बहुत कुछ खोलते हैं, उसके बहुत से इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, उसमें एक आज़ादी है, आपको भी वो आज़ादी दी जा रही है सोचने के लिए कि ये कहाँ बातें दी जाती हैं हमको, और उनके लिखने में भी ये आज़ादी है। वो शब्दों को भी आज़ाद छोड़ती हैं, वो जो कथा है उसको आज़ाद करती हैं, जो पूरी एक कृति की बनावट है उसको आज़ाद करती है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो वो आई और उनके बाद के मेरे जैसे कच्चे बच्चे कथाकारों ने सीखा और इससे इतनी प्रेरणा पाई और इतनी हिम्मत पाई। तो उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं करी कि अपनी कहानी को, जो कहानी वो कह रही हैं, उसको आसान बना दिया जाए और वो एक तरफ बैठी हों और आप दूसरी तरफ पढ़ रहे हों और सब कुछ उन्होंने कह दिया और बस आपने उसको आत्मसात कर दिया। उन्होंने इस तरह की कोशिश ही नहीं की। एक तरह से मैं कहूँगी वो शायद इस तरह की पहली कथाकार थी जिनको ये था कि पढ़ने वाले को भी शिरकत करनी है, उसको ठहरना पड़ेगा, बार बार रुकना पड़ेगा, बार बार ना समझना पड़ेगा कि नहीं समझा और फिर से उस बात पे लौटना। ये कृष्णा जी ने हमको सिखाया। इस चीज़ को हम काफ़ी कुछ भूल जाते हैं। हमें हमारी अपेक्षा साहित्य से कुछ वही हो गई है अधिकतर अमूमन कि बस वो हमको उंगली पकड़ के चला देगा, सब कुछ हमको बता देगा, हमें कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमें करनी पड़ रही है तो ये कथाकार की कथाकार। इस चीज़ को कृष्णा जी ने कब चुनौती दी। और फिर मैं कहूँगी कि हम तो आज के बच्चे पता नहीं क्या फेमिनिज्म झाड़ते हैं और क्या बड़ी बड़ी बातें हम लगे रहते हैं सबके आगे पेश करने में। उन्हें ये सब कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसे कुछ बड़े लफ्ज़ों में कोई चीज़ कहने की, पर वो इस चीज़ को बरतती थी, इसी चीज़ को वो करती रही कि आपको इसमें शामिल होना चाहिए। और आज आप लोग जानते हैं कि जो सोशल मीडिया है या जो विजुअल मीडिया है वो इस कदर छाया हुआ है कि हमारे इस रुझान को कि सब कुछ आसान हो और सामने बस हो जाए, हमें कुछ ना करना पड़े, एक तरह से बस हम वहाँ पे सामने बैठ जाएं और सब कुछ घट जाए। तो ये आज के विजुअल मीडिया भी हमारे इस स्वभाव को और बढ़ा, पर साहित्य ये नहीं है। कृष्णा जी ने बार बार हमको ये बात याद दिलाई, ये बात हमको सिखाई। तो मैं समझती हूँ कि कृष्णा जी का ये जो, इसने मुझको और मेरी पीढ़ी को बहुत प्रेरित किया है कि अपूर्ण, उसमें कोई
बात है उसमें पढ़ते हैं। पूरा करने की जो हमारी जल्दबाजी है और हमारी कोई फिक्र है, वो फिक्र कुछ हमें भटकाती है कि अपूर्ण कोई बात अगर पूरी नहीं है तो उसमें बहुत सी परतें आ जाती हैं, बहुत सी दिशाएं खुलती हैं, जिसके बारे में हमको और सोचना पड़ता है। पर्दे गिरते हैं, बदली छा जाती है, जो हमें प्रेरित करती है कि इनको हटाओ, इनके पीछे देखो क्या है। उन्होंने ये हमको सिखाया। जैसे मैंने कहा कि पता, वो शायद अपने को फेमिनिस्ट कहती भी नहीं थी, लेकिन क्रांतिकारी भी नहीं कहती थी, लेकिन थी दोनों। और बहुत से ढांचे जो मानक हो चुके थे, उन्होंने उनको तोड़ा, उनको बदला। भाषा के स्तर पे आप जानते हैं कि कैसे कैसे भाषा जो मानक भाषा नहीं थी उसको वो लाई और उसको साहित्यिक दर्जा मिला। किसी भी बात पे कृष्णा जी ने समझौता नहीं किया। मैं वो चीज़ें याद कर रही हूँ जिनसे हम सब बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। एक युवक कथाकार जब होती है तो उसको लगता है कि अरे छाप रहे हैं प्रकाशक, छपने दो, इस पे हम अपने किसी बात पे हम विवाद ना खड़ा करें। इनको ये चिंता होती है बस छप जाएगा सीधी तरह से। कृष्णा जी शुरू से ऐसी थी कि किसी भी बात पे वो समझौता करने को तैयार। मैं भूल रही हूँ चरना की बात है या उनकी भाषा को लेकर, मैं जबकि किताब शायद काफ़ी छप चुकी थी उस समय और कुछ पैसा भी शायद लग चुका था उसमें, पर जो प्रकाशक थे वो उसकी भाषा को साफ कर देना चाहते थे, शुद्ध कर देना चाहते थे। कृष्णा जी की अशुद्धियाँ, पंजाबी अशुद्धियाँ, तलोकिक अशुद्धियाँ, उनको निकाल देना चाहते थे। कृष्णा जी नहीं तैयार थी। वो युवक, वो एक युवती, वो नहीं तैयार थी। वो गई इलाहाबाद, उसने अपना मैन्युस्क्रिप्ट वापस ले लिया, शायद कुछ पैसा भी दे दिया, लेकिन वो किताब नहीं छपी। इसी तरह बाद में कोई एक फिल्म को लेकर भी कुछ हुआ, मित्र मरजानी को लेकर शायद फिल्म बनी थी। उसमें कोई सीन फिल्म मेकर डालना चाहता था जिसमें मित्रों को कुछ ऐसा लिबास पहनाना चाहता था तो कृष्णा जी को लगा कि उसके उस कथा और उस पात्र के अनुकूल नहीं है, तो उन्होंने वो फिल्म भी रोक दी। ये उन्हीं के दबंगई थी कि कोई बात नहीं, ना छपे ना बने, रह जाऊं पीछे, पर ये समझौते मैं नहीं करूँगी। और हम सब उनके लेखन को पढ़ते हुए पढ़े हुए हैं। जो वैविध्य उनके लेखन का है वो इतना ज़बरदस्त है कि हर बार जितनी उन्होंने चीज़ें लिखी हैं, हर बार मानो वो एक नई लेखक हो जाती हैं। वो अपने को फिर से तलाशती हैं, नई भाषा फिर से गढ़ती हैं, नया माहौल तैयार करती हैं। हर कृति कृष्णा जी की है पर अलग कृति होती है। तो आप देख लीजिए कि कभी भाषा बिल्कुल क्लासिकल होगी, शाइस्ता उर्दू होगी जैसी दिल दानिश में है, या हमारी रोज़मर्रा की जो खड़ी बोली है समय सरगम वाली वो है, या जिसको हम मर्दाना गाली गलौज वाली भाषा मानते हैं, वो यारों के यार के पहाड़ उसमें बनती है। फिर मित्रों और ज़िंदगी नामा, तो बिल्कुल उसमें जो मिट्टी की जो सोंधी महक उठती है, जो गमक उसमें है, वो भाषा में आती है। तो ये एक शख्स कितनी भाषाओं को एक तरह से बरत सकती है और बखूब, गलत बोल दिया, बखूबी बरत सकती है, ये हम देखते हैं। और अभी आपने ये बात कही थी कि हम, मैं बात आपकी भूल गई हूँ, लेकिन उसमें से जो बात पहले उठा ली है वो मैं बोल रही हूँ कि हम एक वक्त में कितने सारे इंसान हैं
और हम एक समय में कितने सारे समय को जीते हैं, वो कृष्णा जी एक तरह से बिल्कुल हमारे सामने उसको वो तो साक्षात बिल्कुल वो करती हैं। और आप जानते ही हैं कि वो आज़ादी के बहुत पहले से उनका जीवन शुरू हुआ और आज़ादी के बहुत बाद तक वो रही। वो जो इतने समय उन्होंने जाने हैं वो सब तरह तरह से उनके लेखन में आए और उनके व्यक्तित्व में आए। और इसी पे मैं कहना चाहूँगी कि देखिए इसमें मैं ये व्यक्ति वाली बात लाना चाहती हूँ और कुछ निजी अपने अनुभव लाना चाहती हूँ, आपके साथ साझा करूँगी जिसमें कृष्णा जी उजागर होती है, दिखाई पड़ती है कैसी थी। कि हमेशा ये नहीं होता है कि कोई ज़बरदस्त लेखक ज़बरदस्त लिखने वाली इंसान भी ज़बरदस्त बहुत होता है कि आप जब लेखक से मिलते हैं तो आपको एक तरह से कुछ मायूसी होती है कि इनको हमने इतना पसंद किया, ये ऐसे लिखते हैं और असल में ऐसी है, डल है या डल से बुरी भी है, हाँ और भी चीज़ें हो सकती हैं। पर कृष्णा जी शायद उन फिर से उन बिरलों में हैं जो इनसे मिलकर भी लगता कि ये तो कोई अजब कृति है और गजब। तो कृष्णा जी का मेरा सौभाग्य है कि मैं जब बिल्कुल नया नया मैंने शुरू ही किया था तब से मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। और जैसा कृष्णा जी का स्वभाव था वो नए लोगों को बहुत बढ़ावा देती थी, बहुत ध्यान से उनको सुनती थी, उनकी कोशिशों को याद रखती थी। तो कुछ ऐसा मेरा रिश्ता कृष्णा जी से बना कि जब मैं मेरी कोई किताब आती तो मैं घर में सबसे पहले अपनी माँ को देती और बाहर सबसे पहले कृष्णा जी को देती। और ये अंत तक उनके साथ चलता रहा और उनको सब चीज़ें याद रहती। और रेत समाधि आपको बता दूं कि ये शीर्षक भी कृष्णा जी ने ही पास किया और लोगों ने थोड़ा एतराज़ किया था कि किसी ने मुझसे पूछा क्या नाम सोच रही हूँ, मैंने कहा मैं रेत समाधि सोच रही हूँ। तो इस पर एतराज़ बताया कि ये दोनों बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले शब्द। कृष्णा जी ने पूछा तो मैं थोड़ा झेप कर मैंने बताया हाँ रेत समाधि। कृष्णा जी चुप रहे कुछ देर सोचती। फिर कृष्णा जी ने एक हाथ ऐसे ऊपर किया और एक ऐसे नीचे किया और बोली रेत जो हल्की है उड़ती है और समाधि जो गहरी है नीचे जाती है। वाह। और मुझे लगा ये तो बिल्कुल ये सूफी दरवेश हो गई, तो ये यही है मेरी किताब का। तो बस मैंने उस पल तय हो गया कि टाइटल तो यही होगा। तो कृष्णा जी इस तरह से जुड़ी रहती थी अपने जो युवा पीढ़ी थी उसके साथ और जो वो अपने समाज और सत्ता के भी बारे में जिस तरह से वो जो बोल सकती थी वो तो हम सबको पता है कि डर नहीं गोली खाने को तैयार कहना है जो हम मानते हैं हम वही मानते हैं। हम लोग अगर एक अंश मात्र में उनकी तरह हो पाए तो सच में अनुग्रहित मजाक और मजाक उनके लेखन का भी एक ज़बरदस्त पुट उनके व्यक्ति जो कभी मैं नहीं भूल सकती। इतने बरसों में तरह तरह से मस्त बिल्कुल वही मस्त मलंग एक शख्सियत। शामें अच्छी साथ बीतती थी, हंसी मजाक सब कुछ होता है। आखिरी महीनों में जब वो अस्पताल में ज़्यादा रही अपने घर पे कम उन दिनों और उनको देह की पीड़ा बहुत उस समय सता रही तो तकलीफ में भी दिखाई पड़ता था। उस हालत में भी कृष्णा जी जिस तरह मजाक करती थी वो बिल्कुल मिसाल है। उस हालत में वो पूछती थी किताब का क्या है। उसी समय रेत समाधि आ गई थी कुछ महीनों पहले और उन्होंने कहा कुछ रिव्यू वगैरह आए, मैंने कहा नहीं लोग पढ़ रहे हैं। तो बोली कि बड़ी किताब है धीरे धीरे ही लोग
के लिए संगठन। तो कृष्णा जी ने इतना मुझे, और मैं जानती हूँ कि जो मुझे उन्होंने हिम्मत दी है, हौसला दिया है, वो सिर्फ मुझे नहीं, ऐसे हमारे चारों ओर अनेक युवा पीढ़ी वाले और तरह तरह के काम करने वाले लोग होंगे जिनको उन्होंने इसी तरह से खूब हौसला दिया है। तो अस्पताल में भी वो पूछती किताब के बारे में, उसकी कोई बात करती, अच्छे उसके चर्चे होते और वहाँ वो मजाक करती। तो मुझे 2 मजाक इस समय याद हैं, मैंने उनके बारे में लिखा भी था। जब मैं जाने लगी, मैंने उनसे बाय करा तो बोली कि फिर आइएगा, अभी खिलेंगे तो देखेंगे। और एक बार और, ये शायद उन्होंने बहुतों से कहा, मुझसे भी कहा, वो शायद उस समय की उनकी एक प्रिय लाइन बन गई कि वो फ्लाइट ज़रा डिले हो गई है, पता नहीं कब आ जाए। हाँ, पर डिले आज तक ज़रा डिलेड चल रही है। तो ऐसी थी कृष्णा जी। हर बार मैं अस्पताल जाती और उनको लगता कि पता नहीं अगली बार मिलेंगी, पर वो उसी तरह मजाक करती हुई थी। और चलते चलते मैं उसे आखिरी याद आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो फिर कृष्णा जी के बारे में क्या कुछ नहीं है, बहुत शुरू की बात है, जब मैं नई थी। इसके बारे में भी मैंने लिखा है, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, फिर भी मैं बताना चाहूँगी। बहुत नई लेखक थी, बहुत शर्मीली थी, कम बोलती थी। तो हम लोग किसी कार्यक्रम के बाद त्रिवेणी का जो कैफ़े है वहाँ पर गए, और कृष्णा जी थी, और मुझे याद है देवेंद्र ईसर थे, और 3-4 और लोग थे, और जो अब मेरे पति हैं वो भी थे वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ बैठे, चाय कॉफ़ी, समोसा, पकौड़ा जो भी चला चलता रहा। फिर काम और गहराई, और कुछ लोग उठ के जाने लगे। कृष्णा जी ने कहा कि चलो घर चलो। तो हम लोग 2-3 लोग हम लोग मान गए, ठीक है, पर मुझे रास्ते में, तुम लोग चलो घर की तरफ पहुँचो और मुझे रास्ते में जाना है, मुझे कुछ इंतज़ाम करना है। तो देवेंद्र सर और मेरे हस्बैंड बोले कि समझ गए, उन्होंने कहा कि नहीं आप चलिए घर, हम लोग लेकर आते हैं जो भी इंतज़ाम करना। तो बोली कि अच्छा ठीक है। तो कृष्णा जी और मैं, हम दोनों ही युवतियाँ थी, वो मुझसे बड़ी और मैं छोटी, पर हम लोग घर गए आगे, और बाकी लोग अपना जो भी लेने गए चीज़ें। तो हम लोग घर पहुँचे। कृष्णा जी ने सब वहाँ पर जल्दी ठीक करना शुरू किया। मेज़ पोछ, वो बहुत करीने से रहती थी, उनको बहुत पसंद था कि चीज़ें अच्छे से, जो पेशकश हो वो भी बड़ी खूबसूरत हो। ट्रे बाहर निकाली, उसमें जो भी स्नैक्स रखने थे वो सब उन्होंने रखे, और ग्लासें निकाली, प्यालियाँ निकाले, नैपकिन निकाले, सब कुछ उन्होंने इधर उधर करती हुई वो सब सजा रही थी और कमरा तैयार कर रही थी, और मैं ज़रा आगे पीछे कुछ मदद करने की कोशिश कर रही थी। और जब सब कुछ उन्होंने कर लिया, तो फिर उन्होंने एक लैम्प, जो मुझे बाद में पता चला कि उनको शीला संधू ने कभी भेंट किया, उन्होंने एक लैम्प जलाया। तो वो लैम्प ऐसा ही कुछ था, लाल काला शेड लाल, काफ़ी ड्रामेटिक सा था रंग। तो ऐसा ही कुछ, उसकी लंबी सी गर्दन और एक बड़ा सा ऐसे सर। और उन्होंने वो जब ऐसे ऑन किया तो वो हिला, तो ऐसे फिर उन्होंने एक कैसेट अंदर डाला और बटन दबाया, तो कुछ संगीत चलने लगा, और फिर वो मेरी तरफ मुड़ी तो बोली चलो नाचे। मैं शर्मीली अपना समझ ही नहीं पाई क्या करूं। कृष्णा जी ने नाचना शुरू किया। कृष्णा जी बहुत शुक्रिया।